Hello student, good morning. Welcome to today online computer class. आज का टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS. क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण DBMS को कितने आधार पर बांटा गया है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन यूजर. बेस्ड ऑन यूजर. तो यहाँ पर डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं. एक तो सिंगल यूजर सिस्टम होता है, ऐसा एक डीबीएमएस सिस्टम जिसको सिर्फ एक सिंगल यूजर ही यूज करता है. फॉर एग्जांपल आप घर में बैठ के आप क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे हो अपने, ठीक है, और गेम खेल रहे हो तो उसको अकेले ही गेम खेल रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ, वो एक सिंगल यूजर है. ठीक है, क्या है, सिंगल यूजर है. तो इसमें सिंगल यूजर होता है, एक होता है मल्टी यूजर. तो मल्टी यूजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे की वेबसाइट है, कोई भी एक एसबीआई की वेबसाइट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है. तो इस तरह के जो एप्स होते हैं, इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा यूजर, लाखों करोड़ों यूजर एक साथ यूज करते हैं. तो इस तरीके का जो एक ऐप होता है, ये डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो मल्टी यूजर सिस्टम होता है. और एक जो सिंगल अकेला बैठ के यूज कर रहा है वो होता है सिंगल यूजर. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर. बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मींस क्या होता है, आर्किटेक्चर को किस तरीके से डिजाइन किया गया है. एक होता है सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट बेस्ड और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड. सेंटर का मतलब कि एक जगह सारे डेटा एक जगह स्टोर होते हैं. सारे डेटा जो भी यूजर्स के डेटा होते हैं वो एक सिस्टम में, एक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं, वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड. एक होते हैं कोई भी डेटा, जैसे कि इंटरनेट है. इंटरनेट एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो डिसेंट्रलाइज है. डिसेंट्रलाइज मतलब कि अगर हम कोई भी फेसबुक पर अपने पिक वगैरह डाउनलोड अपलोड करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो कहां पर जाके स्टोर होता है, कोई उसका सर्वर नहीं होता, वो इंटरनेट पर ही घूमती रहती है वो पिक. अगर सर्वर, कई सर्वर है, एक सर्वर खराब हो जाता है दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरा खराब हो जाता है तीसरे पे. अगर तो वो एक जगह नहीं होता है. इंटरनेट का एक एग्जांपल है, वो डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई भी सेंटर नहीं होता. तो ये आर्किटेक्चर के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स. बेस्ड ऑन टाइप ऑन डेटा मॉडल. डेटा मॉडल्स. अब डेटा मॉडल्स का मतलब कि डेटा को किस तरीके से हम स्टोर करेंगे, उसकी जो डिजाइनिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को, कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है डीबीएमएस के डेटा को स्टोर करने के लिए. तो उसके लिए हमें कुछ डेटा मॉडल बनाने पड़ते हैं. तो उस डेटा मॉडल के आधार पर भी हम डीबीएमएस का वर्गीकरण कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑन डेटा मॉडल्स. तो डेटा मॉडल्स होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे हियरार्चिकल डेटा मॉडल की. दूसरा होता है नेटवर्क डेटा मॉडल. तीसरा होता है रिलेशनल डेटा मॉडल. और चौथा होता है आपका ईआर मॉडल, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी होते हैं इसके साथ में. तो इस तरीके से ये जो डेटा मॉडल है ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो यही होगा, डेटा मॉडल. बाकी जो ये है इनमें जो थ्योरेटिकल है, सिंगल यूजर क्या है, मल्टी यूजर क्या है, आर्किटेक्चर पे बेस्ड जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको रीड करना है. तो आज हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल.
डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स में सबसे पहले बात करते हैं हिरार्चिकल डेटा मॉडल। तो इसको हिरार्चिकल भी बोला जाता है और हिरार्चिकल भी बोल सकते हैं। तो ये जो सबसे ओल्डेस्ट डेटा मॉडल है हिरार्चिकल डेटा मॉडल, ये 1968 में डेवलप किया गया था। डेटा मॉडल हिरार्चिकल डेटा मॉडल ये सबसे ओल्डेस्ट डेटा मॉडल है। वी कैन फाइंड older system that are based on a hierarchical model. Hierarchical DBMS IMS and was like released in 1968। 1968 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कुछ इसमें जो रिकॉर्ड होते हैं आपको बताया था, इसमें जो रिकॉर्ड होते हैं उनको सेगमेंट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित करके डिजाइन किया जाता है। देखिए जैसे कि ट्री टाइप होता है, इसका जो रिलेशनशिप होता है द हिरार्चिकल मीडियम यूज्ड टू मॉडल वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप जैसे कि अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स है, फॉर एग्जांपल फैमिली रिकॉर्ड्स है, अपने जो पीढ़ियां होती हैं जनरेशन होती है उनके बारे में कोई डेटा मॉडल हमें बनाना है, उनके डेटा को रिकॉर्ड हमें स्टोर करके रखना है। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि भाई आप अपने जो फैमिली का रिकॉर्ड है बैकग्राउंड पूरा आप अपना नाम लिखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपने जो ग्रैंडफादर उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर उनसे जो भी रिलेटेड जो भी है वो हम लिखेंगे, फिर इनसे जो भी रिलेशन रखते हैं इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये जो डेटा मॉडल है यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि स्कूल की बात करें कि किसी स्कूल के रिकॉर्ड को हमें लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा और फिर यहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे, जैसे कंप्यूटर टीचर है, अकाउंट्स टीचर है, बीएम टीचर है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट आ सकते हैं। तो ये जो हिरार्चिकल मॉडल क्या होता है ट्री टाइप एक पेड़ की संरचना की तरह जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पेड़ की तरह होता है और इसका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है वन टू मैनी यानी एक से ज्यादा की ओर, है ना। वन टू मैनी रिलेशनशिप में इसको लिखा जाता है। Within each record, data elements are organized into pieces of record called segment. इसमें हर रिकॉर्ड को किसमें डिवाइड किया जाता है पीसेस में, टुकड़ों में। ठीक है, देन इसको हम क्या बोलते हैं सेगमेंट। इसको जो टुकड़ों में हम एक एक करके बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। एंड to the user each record to like an organized chart with the top level segments called the root and upper segment is connect logically to a lower segment in a pattern chart. This is a pattern type parent segment can have more than one child but a child can have only one parent. तो यहाँ पर सेगमेंट जो है जो सबसे ऊपर का जो है जो टॉप लेवल है उसको हम बोलेंगे पेरेंट सेगमेंट या फिर टॉप सेगमेंट। इसके बाद में इसके होते हैं चाइल्ड सेगमेंट। तो यहाँ पर जो पेरेंट सेगमेंट होता है जो पेरेंट लेवल होता है उसके मोर देन वन चाइल्ड सेगमेंट हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड सेगमेंट होता है उसका सिंगल पेरेंट सेगमेंट ही होगा। ठीक है, तो ये था अपना जो हिरार्चिकल मॉडल डेटा मॉडल है। इसके साथ में जो रूट सेगमेंट इस क्लास से which contain basic classification information such as name, strength and group numbers made to group which are two childs segment subject। तो इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं अपने बुक के अकॉर्डिंग।
तो अभी बात कितना बेस्ड ऑन यूजर्स, आ रही है बुक दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ सर। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो मॉडल है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया था, तो उस तरीके से जो रूट सेगमेंट होता है वो क्लास के अंदर डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो है सबसे ऊपर क्लासेस, यानी अगर एक क्लास को हम इस हिरार्चिकल मॉडल के अंदर देखें तो सबसे पहले क्लास का नेम आएगा, स्ट्रेंथ आएगी, रूम नंबर आएगा, फिर सब्जेक्ट में आपकी आईडी आ जाएगी, सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। और अब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम आने के बाद में देखिए उस सब्जेक्ट को कौन पढ़ाता है, तो यहां पर हम बात करते हैं टीचर नेम, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। तो ये जो डिजाइन यहां पर बनी हुई है, इस डिजाइन को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी जो डिजाइन है ये क्या है, ये एक सर आपके हिरार्चिकल मॉडल। सर एक ब्लू कलर का प्रिंट दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो खाली पड़ा है पूरा। अच्छा अच्छा, ये तो ये बोलना चाहिए था ना आपको। अब देखो, अब भी यही यार है। अब आ गई। अभी लिख रहा है। जहाँ चलो कोई नहीं, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम बोर्ड पे पढ़ चलो कोई लेंगे। नहीं, बोर्ड तो आ रहा है। बोर्ड तो आ रहा है। बोर्ड है। ओके। तो अभी हमने सीखा कि भाई जो रिलेशनल डेटा मॉडल है उसके अंदर हमने कुछ टेबल बनाई है, कस्टमर की, डिपॉजिटर की और बैंक की। तो बैंक की डिटेल, कस्टमर की डिटेल, ये मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं कि रिकॉर्डिंग का बंद था तो एक बार रिपीट कर देता हूं। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट ये होगा, ये रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है। पहला पॉइंट क्या हुआ? रिकॉर्ड। और इसमें टेबल, रिकॉर्ड को टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट इन टेबल, है ना। और ये है कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस का नाम ही दूसरा क्या होता है? टेबल। देखो टेबल 1 है तो ये हो गया रिलेशन 1, ये टेबल 2 रिलेशन 2, और ये रिलेशन 3। तो रिलेशन 1 2 3 यानी कि कितने रिलेशन है यहाँ पर? 3 रिलेशन है, यानी कि 3 टेबल है, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और ये जो रिलेशन 2 टेबल है ये क्या कर रही है? कस्टमर के सारे जो रिकॉर्ड है, इधर बैंक के रिकॉर्ड है, इन दोनों रिकॉर्ड्स को जो डिपॉजिटर जमा करवाने वाला है इसको कस्टमर आईडी की जरूरत है और इधर से अकाउंट नंबर की, ठीक है। तो ये जो रिलेशन से आपका बन जाता है। तो इस तरीके से हम, और इसमें और जो पॉइंट होंगे वो ये होंगे कि जो एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें जो कॉलम्स होते हैं इन कॉलम को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और जो ये रो होती हैं इनको हम क्या बोलेंगे? टपल्स, टपल्स। और जो एक एक सिंगल रिकॉर्ड है, जैसे कस्टमर नाम है एबीसी, ये इसका डोमेन है, ये क्या इसका डोमेन है। और इसमें एक कॉलम, कॉलम के थ्रू ही हम रिलेशंस को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। डोमेन, ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू होती है वो डोमेन होता है। अब हम बात करते हैं ईआर मॉडल और ईआर डायग्राम, जिसको हम ईआर मॉडल भी बोल सकते हैं। ईआर का मतलब क्या होता है?
अभी हम एट्रीब्यूट पढ़े हैं, ये सारी चीज पढ़ी हमने। तो एक होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल, तो वो इसी को देखकर, है ना, इसी टेबल को आपको याद रखना है। तो ईआर मॉडल आपको अच्छे से समझ में हो जाएगा, क्योंकि जो ईआर मॉडल है वो रिलेशन से किस तरीके से डिफरेंट है। रिलेशनशिप में तो टेबल बनाएंगे, ईआर मॉडल में इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम, कुछ डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं कि ईआर मॉडल, ईआर मॉडल का पूरा नाम होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब जो हमने अभी टेबल बनाई थी उस टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे इन डायग्राम के अंदर। तो इन डायग्राम के लिए कुछ यहां पर शेप यूज करते हैं। तो वो शेप कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले जो शेप होती है, जैसे कि अभी हमने यूज किया था जो एंटिटी रिलेशनशिप इनके लिए, तो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कॉलम, ये क्या होते हैं आपके एंटिटी या फिर एट्रीब्यूट्स, ये सारे क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो यहां पर जो यूज करेंगे अपन, सबसे पहले एंटिटी की बात करते हैं। तो एंटिटी के लिए हम यूज करेंगे ये शेप, रेक्टेंगल शेप, ये एंटिटी के लिए होती है। दूसरी शेप होती है रेक्टेंगल के बाद में इक्लिप्स, जो एट्रीब्यूट हमने बताए थे ना, एट्रीब्यूट के लिए इक्लिप्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये एंटिटी है, एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के लिए। इसके बाद में एक होता है डायमंड शेप, ये जो डायमंड शेप है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मैं आपको ये इन 2-3 में ही आपको बता देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखो यहां लिखा हुआ इस टेबल में कस्टमर, तो कस्टमर तो है एंटिटी, और ये जो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ये क्या है? एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कस्टमर की टेबल। कस्टमर क्या है? एक एंटिटी है। ठीक है, तो यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे और सबसे पहले एक शेप लिखेंगे ये वाली, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कस्टमर को, कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो कस्टमर के एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले बात करेंगे अपन कस्टमर आईडी की। ये कस्टमर आईडी है, और ये जो शेप है राउंड इक्लिप्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एंटिटी को। दूसरी ये है कस्टमर नेम, और यहां पर ये है कस्टमर एड्रेस। तो आप समझ रहे हैं कि जो टेबल बनाई थी उसी टेबल को मैंने डायग्राम के अंदर बना लिया, यानी कि कस्टमर तो है एंटिटी, और एंटिटी के हैं ये क्या है? आपके एट्रीब्यूट। अब ये जो टेबल है डिपॉजिटर, ये दोनों टेबल के बीच में इधर ऐसे ही बैंक की बना लेते हैं। तो बैंक क्या है यहां पर? अपना एंटिटी। तो यहां पे बैंक लिखेंगे, और ये रेक्टेंगल शेप में इसको लिखेंगे, और बैंक के सबसे पहले अकाउंट नंबर, और दूसरा क्या है? बैलेंस। तो ये इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब इस बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप कौन कर रहा है? डिपॉजिटर। और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? डायमंड शेप। तो यहां पर ये डायमंड शेप का यूज किया, ये है डिपॉजिटर,
ये डिपॉजिटर है, ठीक है। अब यहां पर इनको कनेक्ट कर देंगे, ये इसको रिलेशनशिप को कर रहा है, ये इसको कर रहा है डिपॉजिटर। अब इस डिपॉजिटर तो क्या रिलेशन है, अब इसके भी तो दो एट्रीब्यूट है। तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो है कस्टमर आईडी, और इधर है आपका अकाउंट नंबर। तो ये आपका एक ईआर डायग्राम है। इस टाइप के आपको बनाने, बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं कि ईआर डायग्राम डेवलप करो, बहुत ही इजी है। बस एक आपको रिलेशनशिप के लिए ये याद रखना है, एट्रीब्यूट के लिए ये याद रखना है, बस टेबल को आपको इनके अंदर ही लिखना है। तो ये आपका क्या बन गया, ईआर मॉडल, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी एंटिटी हो गई, बैंक और कस्टमर, और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आता है आपका डिपॉजिटर, और ये हो गए सबके एट्रीब्यूट। अब कल हम बात करेंगे इन डेटा मॉडल के बाद में इन शेप्स की डिटेल में, कि कौन कौन सी शेप होती हैं और किस लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि जो पढ़ा है आज का टॉपिक, ये समझ में आया या फिर नहीं आया? और नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया मेरे को पूछो। हाँ रिया बता भाई। थोड़ा बहुत आया है सर। हाँ चलो, मेरे को अभी पूछ सकते हो आप, अगर कोई डाउट है तो। ऐसा क्या करो, पूछे अगर एक सर? बार आप इसको वापस देखो, बुक की हेल्प ले, और फिर आप मेरे से वापस डिस्कस कर सकते हो। बुक तो नहीं है। नहीं, अभी आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो बताओ।